हाँ बताओ, नमस्कार, वेलकम बैक। अब अपन अगला लेक्चर शुरू कर रहे हैं 11th क्लास बायोलॉजी का। ठीक है, पिछले लेक्चर को अपन थोड़ा सा ध्यान करें तो पिछले लेक्चर में अपन ने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था जिसका नाम था जीव जगत का वर्गीकरण, और उसमें अपन पढ़ रहे थे वर्गीकरण पद्धतियाँ। तो उसमें हमने कहा था कि वर्गीकरण जो पद्धतियाँ होती हैं मुख्य रूप से वैज्ञानिकों के द्वारा दो वर्गीकरण पद्धतियों को मान्यता दी गई थी, जिनमें से एक थी द्वय जगत वर्गीकरण पद्धति और दूसरी थी पंच जगत वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, अपन ने पिछले लेक्चर में द्वय जगत वर्गीकरण पद्धति को पढ़ा था, जो दिया था किसने? कैरोलस लीनियस ने। अब अपन अपनी दूसरी वर्गीकरण पद्धति को पढ़ते हैं। दूसरी जो वर्गीकरण पद्धति है उसका नाम पंच जगत वर्गीकरण पद्धति है। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम अंग्रेजी में कह सकते हैं इसको। सबसे पहली बात, ये वर्गीकरण पद्धति देने वाले वैज्ञानिक H.R. विटेकर। किसने दिया है इस वर्गीकरण को? H.R. विटेकर। ठीक है, क्या है ये वर्गीकरण? इसको अपन पहले फ्लो चार्ट से समझते हैं। एक फ्लो चार्ट बनाते हैं वर्गीकरण का। H.R. विटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को 5 जगतों में वर्गीकृत किया था। नाम से ही पता लग रहा है, पंच जगत। ठीक है, कौन कौन से थे? पहला जगत का नाम था मोनेरा, दूसरा जगत का नाम था प्रोटिस्टा, तीसरे जगत का नाम था फंजाई, चौथे जगत का नाम था प्लांटी, और पांचवे का नाम था एनिमेलिया। ठीक है, ध्यान कीजिए, जीव जगत H.R. विटेकर ने कितने भागों में बांट दिया? 5 जगतों में। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। ठीक है, ये किसका वर्गीकरण है? H.R. विटेकर का वर्गीकरण है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या रही? बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि हम मोनेरा को नंबर 1 पहला जगत लिखेंगे या पहले जगत में ही रखेंगे। यदि अपन फंजाई को पहले लिख दें और मोनेरा को फंजाई की जगह लिखें, या इनका जो क्रम है वो यदि अपन उल्टा सीधा कर दें, डिस्टर्ब कर दें, तो ये क्लासिफिकेशन है वो गलत माना जाएगा। इसका क्रम यही रहेगा, सबसे पहले मोनेरा आता है, उसके बाद दूसरा जगत प्रोटिस्टा, तीसरा जगत फंजाई, चौथा जगत प्लांटी और पांचवा जगत एनिमेलिया। ठीक है, ये इनके सीरियल नंबर हमको यही रखने हैं इस तरीके से। 5 जगत हो गए। अब अपन एक एक करके इन 5 जगतों के विशिष्ट लक्षणों को पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं किसको? मोनेरा को। नंबर 1 जगत मोनेरा। ठीक है, सबसे पहली बात, जगत मोनेरा में इनके क्या विशिष्ट लक्षण होते हैं वो एक एक करके देखते हैं। पहला लक्षण, मोनेरा जगत में
एक कोशिकीय मोनेरा जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं या सम्मिलित किए जाते हैं मोनेरा जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक क्या है ये अपन ने जब हम 10th क्लास में कोशिका पढ़ी होगी तब आपने समझा होगा। फिलहाल यहाँ पर केवल इतना समझ लीजिए कि प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है दोनों शब्दों को। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है ये? प्रोकैरियोटिक का अर्थ होता है ये आद्य कोशिकाएं, आद्य कोशिका है जिनका या जिसका केंद्रकीय पदार्थ झिल्ली द्वारा आवृत नहीं होता एवं इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, ये दो प्रकार किस आधार पर दिए गए हैं? कोशिका की उत्पत्ति और कोशिका के विकास के आधार पर। वैज्ञानिकों ने कोशिका की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन किया, तब उन्होंने बताया था कि प्रकृति में सबसे पहले सर्वप्रथम जिन कोशिकाओं का निर्माण हुआ था वे संरचना में बहुत ज़्यादा सरल और कैसी थी? बिल्कुल बहुत कम कोशिकांग युक्त कोशिकाएं थी, जिनको नाम दिया गया है प्रोकैरियोटिक। इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता क्या है? इनका केंद्रकीय पदार्थ झिल्ली से चारों ओर घिरा हुआ नहीं रहता और इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग से मतलब है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, गोल्जी काय, ये लाइसोसोम, ये क्या है? झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं। ये क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो जब सारे कोशिकांग अनुपस्थित है, सारे से मतलब झिल्ली युक्त, और केंद्रकीय पदार्थ के चारों ओर भी झिल्ली नहीं है, तो कोशिका संरचना कैसी होगी? बहुत ज़्यादा सरल प्रकार की होती है। ठीक है, और ऐसा केंद्रकीय पदार्थ जो झिल्ली द्वारा आवृत नहीं होता है क्या कहलाता है? इसको कहते हैं केंद्रकाव। क्या कहते हैं? केंद्रकाव, अंग्रेजी में न्यूक्लियोइड। ठीक है, यूकैरियोटिक जो कोशिका है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में धीरे धीरे आगे विकास की प्रक्रिया हुई, फिर कोशिका की केंद्रकीय पदार्थ के चारों ओर धीरे धीरे झिल्ली का निर्माण हो गया, जिससे केंद्रकाव परिवर्तित हो गया केंद्रक में, और कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांगों का भी विकास हुआ, निर्माण हुआ। तो ऐसी आधुनिक कोशिका क्या कहलाती है? यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। तो इसकी परिभाषा, ये आधुनिक कोशिका है
जिसका केंद्रकीय पदार्थ झिल्ली द्वारा आवृत होता है एवं इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, झिल्ली से आवृत केंद्रकीय पदार्थ क्या कहलाता है? इस आवृत केंद्रकीय पदार्थ को कहते हैं केंद्रक। ये नाम ध्यान रखना। प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रकीय पदार्थ को केंद्रकाव कहते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रकीय पदार्थ को केंद्रक कहते हैं। ये अंतर है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, तो फिर हम वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। हाँ जी, तो क्या हुआ? मोनेरा जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। ठीक है, और एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव का सीधा सीधा एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? जीवाणु, बैक्टीरिया। क्या एग्जाम्पल लेंगे? जीवाणु। इसका मतलब हो गया मोनेरा जगत में क्या आते हैं? सभी प्रकार के जीवाणु आते हैं। ठीक है, अब इन जीवाणुओं की विशेषता क्या है? अपन जीवाणु को दिमाग में रख के, अपन यहाँ से क्लियर हो गया जीवाणु, तो जीवाणु को दिमाग में रखते हुए अगला पॉइंट भी शुरू करते हैं। ये जीव सभी प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। ये जीव सभी प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया देखिए जलीय आवास में पाए जाते हैं, स्थलीय आवास में पाए जाते हैं, गर्म जल के स्रोत होते हैं उनमें भी पाए जाते हैं। यानी इनकी जो लाइफ रेंज है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये हर प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनके पोषण पर। तीसरा पॉइंट, ये पोषण की दृष्टि से स्वयंपोषी, विषमपोषी, होते हैं। ठीक है, स्वयंपोषी में तो क्या होता है? कुछ जीवाणु प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें जीवाणु हरितलवक पाया जाता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। उस जीवाणु हरितलवक के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना पोषण स्वयं करते हैं। अथवा बहुत सारे जीवाणु ऐसे हैं जिनमें क्या होता है? कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तो उनको कहते हैं रसायन संश्लेषी। और उन रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो ऊर्जा निर्मित होती है उससे ये अपना पोषण स्वयं करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी दो प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो किस में आते हैं? स्वयंपोषी में आते हैं, वो अपना पोषण स्वयं करते हैं। विषमपोषी में क्या होगा? विषमपोषी में जीवाणु कई तरह के होते हैं, जैसे एक होता है परजीवी। परजीवी का अर्थ क्या हो गया?
ऐसे जीवाणु जो जीवित जीवों के शरीर के अंदर या शरीर के बाहर उपस्थित रहकर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है। एक होते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का अर्थ होता है मृत जीव शरीर या उनके अंगों से, मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और एक प्रकार होता है सहजीवी। सहजीवी में क्या होता है, ये दूसरे जीवित जीव के साथ रह करके उनसे पोषण प्राप्त करते हैं और बदले में उनको कोई ना कोई लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है। तो विषमपोषी में ये 3 प्रकार आते हैं। स्वपोषी में कौन कौन से प्रकार हो गए, 2 कौन कौन से, एक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु का मतलब ऐसे जीवाणु जिनके अंदर जीवाणु हरितलवक पाया जाता है और वो उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसके द्वारा उनका पोषण होता है। और दूसरे होते हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु। इनमें कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे गंधक जीवाणु नाम सुना होगा, सल्फर बैक्टीरिया। उनमें रासायनिक क्रिया होती है जिससे ऊर्जा निर्मित होती है और इसकी वजह से उनमें पोषण प्राप्त होता है। तो जो मोनेरा जगत के जीव हैं वो पोषण की दृष्टि से कैसे होते हैं, स्वयपोषी भी हो सकते हैं और विषमपोषी भी हो सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट हटा दें इसको। तीसरा, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट आता है जनन का। जनन से मतलब है इनमें जनन सामान्य अलैंगिक विधियों जैसे विखंडन, द्विविखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन या बीजाणु निर्माण द्वारा होता है। यानी प्रजनन की कोई विशिष्ट जटिल विधि नहीं होती है, सामान्य विधि है जिनमें जीवाणु विखंडित होकर के दो जीवाणुओं का निर्माण करता है तो द्विविखंडन, 2 से अधिक खंडों विखंडित होकर के 2 से अधिक जीवाणुओं का निर्माण करेगा बहुविखंडन, मुकुलन या उसमें बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद में अगला ये है, जहाँ भी हम जनन पढ़ते हैं तो जनन में विभाजन आते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं फिर जनन के समय इनमें सामान्य समसूत्री या असूत्री विभाजन होता है। ठीक है। सामान्य कौन सा होगा, समसूत्री विभाजन होता है या असूत्री विभाजन होता है। और अंतिम पॉइंट अपन ले लेते हैं किसका, आर्थिक महत्व का, 6वां पॉइंट।
अधिकांश जीवाणु रोगकारक होते हैं। अधिकांश जीवाणु कैसे होते हैं? रोगकारक, जिनमें परजीवी, मृतोपजीवी, ये दो तो रोगकारक होते ही हैं। ठीक है, तो ये अपना पंचजगत वर्गीकरण पद्धति जो एच.आर. विटेकर ने दी थी, उसका पहला जगत कौन सा? मोनेरा। आज अपन ने पढ़ा है। मोनेरा के लिए सिंपल, आप ये सारा कुछ ध्यान में बाद में रखोगे, सबसे पहले हमें ये दो बिंदु ध्यान रखने हैं। मोनेरा जगत में किन जीवों को सम्मिलित किया गया है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक यानी जीवाणुओं को। ठीक है, जब हमें ये दो शब्द ध्यान रहेंगे तो ये अपने आप हमारे दिमाग में बने रहेंगे। ठीक है, तो हमें कौन से दो शब्द ध्यान रखें? मोनेरा जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है, जैसे जीवाणु। ओके, तो आज के लेक्चर में अपन यहीं तक चलते हैं। इससे आगे दूसरा जो जगत है जिसका नाम है प्रोटिस्टा, उसको अपन शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसको पढ़िए। ठीक है बेटा, धन्यवाद।